मौत की दस्तक पार्ट 9। एलिट स्ट्राइकर एक कुशादा खूबसूरत जदीद तर्ज पर बने हुए घर में रहता था जहां से लास वेगास कंट्री क्लब का गोल्फ कोर्स नज़र आता था। कमरे गरम दावत अंगेज़ ज़मीन के रंगों से आरास्ता थे और नवादरात कालीनों और डिज़ाइंस फर्नीचर से सजाए गए थे। इसके पास अमेरिकी फ़नकारों की पेंटिंग्स का एक उम्दा ज़ख़ीरा मौजूद था, जिनमें से ज़्यादातर पुराने या नए मग़रबी अमेरिका की अक्कासी करती हुई नज़र आती थीं। अपना घर उसे दिखाते वक्त वो इसके तासुरात सुनने के लिए बेताब था और टीना ने इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। दम बखुद कर देने वाला तुम्हारा इंटीरियर डेकोरेटर कौन था? तुम्हारे सामने खड़ा है। वाकई जब मैं गरीब था तो इसी दिन का मुंतज़िर रहता था जब मेरे पास एक प्यारा सा प्यारी सी चीज़ों से सजा घर होगा, जिनकी तंजीम व तरतीब के लिए मैं बेहतरीन इंटीरियर डेकोरेटर्स की खिदमत हासिल करूँगा। जब मेरे पास पैसा आ गया तो फिर अपने घर की सजावट का काम किसी अजनबी के हवाले करने को दिल नहीं चाहा। मैं चाहता था कि इस काम का सारा लुत्फ़ मेरे हिस्से आए। मेरी मरहूम बीवी नैन्सी और मैंने अपने पहले घर को खुद आरास्ता किया। ये प्रोजेक्ट इसके लिए एक पेशे की हैसियत इख्तियार कर गया और मैं जितना वक्त अपनी कानून की प्रैक्टिस को देता था, तकरीबन इतना ही वक्त इस काम को भी देता था। हम दोनों लास वेगास से लेकर फ्रांसिस्को तक फर्नीचर और नवादरात की दुकानों और आर्ट गैलरियों में घूमे। महंगे तरीन स्टोर्स से लेकर कबाड़ मंडी तक हर जगह गए। हमने बहुत लुत्फ़ उठाया और जब इसका इंतकाल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इसी घर में ठहरा रहा जो इसकी यादों से भरा हुआ था तो इस गम को झेलने के काबिल नहीं हो पाऊँगा। 5-6 माह तक मेरी जज्बाती हालत बहुत बुरी रही क्योंकि घर की हर चीज़ मुझे नैन्सी की याद दिलाती थी। बिलाखिर मैंने चंद यादगारी चीज़ें अपनी हमरा लीं, दर्जन भर ऐसी चीज़ें जिनके वसीले से मैं हमेशा इसे याद रखूँगा, और वो घर छोड़ दिया। वो घर फ़रोख्त किया, ये घर ख़रीदा और एक बार फिर से इसकी सजावट का काम शुरू कर दिया। मुझे ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, टीना ने कहा। मेरा मतलब है, मैं समझी थी कि तलाक हो गई होगी। 3 साल पहले इसका इंतकाल हो गया था। क्या हुआ था? कैंसर। सुनकर अफसोस हुआ एलिट। कम से कम जो कुछ हुआ जल्दी हो गया। लुबलुबे का कैंसर था, नहायत तेज़ी से बढ़ने वाला। तशख़ीस के 2 माह बाद वो अगली दुनिया के सफ़र पर रवाना हो गई। शादी कितना अरसा रही? 12 साल। टीना ने इसके बाजू पर हाथ रखा। 12 साल दिल में बहुत बड़ा हला छोड़ जाते हैं। एलिट को एहसास हुआ कि इन दोनों में इसकी 100 से ज़्यादा बातें मुश्तरक हैं। ये दुरुस्त है, डैनी भी तुम्हारे पास तकरीबन 12 साल ही रहा, लेकिन ये बात भी है कि मुझे तन्हा हुए अभी 1 साल से कुछ ऊपर का वक्त ही हुआ है। तुम 3 साल से अकेले हो, शायद तुम मुझे बता सको। क्या कभी पीछा भी छूटता है? टीना ने पूछा। दर्द से? हाँ, अभी तक तो नहीं छूटा। शायद 4 साल बाद छूट जाए, या 5 साल बाद, या फिर 10 साल बाद। और अब ज़ख्म से मुसलसल टीसें नहीं उठती, मगर फिर भी ऐसे लम्हे आते हैं जब। एलिट ने उसे बाकी के घर की सैर कराई, जो कि वो करना भी चाहती थी। एक उम्दा स्टेज शो इसने तुकबंदी से नहीं बनाया था। वो साबिर ज़ौक़ थी और सतही और हकीकी खूबसूरती का फ़र्क पहचानने वाली आंख रखती थी। नवादरात और पेंटिंग्स पर इसके साथ गुफ्तगू करके एलिट को बहुत मज़ा आया और 1 घंटा यूं गुजर गया जैसे चंद मिनट गुजरे हों। सैर का इख्तिताम वसी और अरीज़ किचन में हुआ। टीना ने तफसील से किचन का जायज़ा लिया। जहां हर चीज़ मौजूद थी, वो एक मुकम्मल किचन में मौजूद होनी चाहिए थी, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा कुछ था। तुमने यहाँ काफ़ी पैसे लगाए हैं, लगता है तुम्हारी वकालत की प्रैक्टिस महज तलाक़ें कराने तक महदूद नहीं। एलिट मुस्कुराया। मैं स्ट्राइकर, वेस्ट, डिवायर, कॉफ़ी एंड निकोल्स के बाकी पार्टनर्स में से एक हूँ। हमारी ला फ्रेम शहर में सबसे बड़ी है। मैं इसका ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकता। हम खुशकिस्मत साबित हुए कि ठीक वक्त पर ठीक जगह पहुँच गए। ओवन वेस्ट में से मैंने 12 साल पहले एक छोटे से ऑफिस से काम का आगाज़ किया था और इसी वक्त इस शहर का सबसे बड़ा दौरे अरूज शुरू हो रहा था। हमने बाज़ ऐसे लोगों के अमूर संभाले जिन्हें और कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था।
ऐसे कारोबारी जिनके पास अच्छे आइडियाज़ थे लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि महंगे वकीलों के मुतहम्मिल हो सके। हमारे चंद मुवक्किलीन ने अच्छी चालें चली और वेगास की गेमिंग इंडस्ट्री और रियल एस्टेट मार्केट की धमाका खेज बढ़ोतरी के दौरान चोटी पर जा पहुँचे और हमें भी अपने साथ ले गए। मेहनत इनकी थी, समर हमारे हिस्से में आया। दिलचस्प, टीना ने कहा। वाकई तुम दिलचस्प हो। वाकई हूँ। जब तुम्हारी शानदार लॉ प्रैक्टिस की बात आती है तो तुम नहायत आजिज़ इंकिसार का मुजाहरा करते हो, लेकिन जब तुम्हारे खाने की बारी आती है तो तुम अनापरस्त बन जाते हो। वो हंस दिया। इसकी वजह यह है कि मैं इतना अच्छा वकील नहीं जितना अच्छा बावर्ची हूँ। तुम ऐसा करो कि 2 जाम बनाओ, इतने में मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ। 5 मिनट में मैं वापस आ जाऊँगा और फिर तुम देखना कि एक अबकी या अबकरी तबाह के लिए कैसे अपने फ़न का मुजाहरा करता है। अगर बात ना बनी तो हम कार में बैठेंगे और मैकडॉनल्ड पर हैमबर्गर खाने चले जाएंगे। गवार, इनके हैमबर्गर्स का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर कर दूंगा। लेने पर या खाने पर? बहुत मज़ाहिया बात है। अगर तुमने खाना मज़ाहिया तरीके से ही पकाया तो शायद मैं इसे खा ना सकूं। मैं जो कुछ भी पकाऊंगा बेहतरीन पकाऊंगा, एलिट ने कहा। तुम एक एक रेज़ा खाओ जाओगी। इसके बाद अपनी उंगलियां चाटोगी और हिलमिन मजीद का नज़ारा लगाओगी या नारा लगाओगी। टीना मुस्कुराई। एलिट का दिल चाहा कि यूं ही खरा इसकी मुस्कुराहट देखता रहे और यूं ही सारी रात गुजर जाए। वो जिस अंदाज में टीना से मुतासिर हो रहा था इसके बारे में सोच के उसे खुद हंसी आ रही थी। अपने किचन में काम करते हुए इसने कभी इतने बेढंगेपन का मुजाहरा नहीं किया था। कभी हाथ से चम्मच छूट जाता तो कभी डिब्बा या बोतल उलट जाती। एक हांडी पर नज़र रखना भूल गया और वो उबल कर बाहर आ गई। सलाद की ड्रेसिंग मिक्स करते वक्त गलती कर बैठा और फिर सारा सलाद दोबारा से बनाना पड़ा। टीना की वजह से इस पर घबराहट तारी हो रही थी और इस घबराहट में इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। लगता है मेरे ऑफिस में जो जाम लंढाए तो इसका असर हो रहा है तुम पर, टीना ने कहा। बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ आकर जो एक गिलास लिया था इसका असर होगा। नहीं, ये मेरे किचन में काम करने का अंदाज़ है। चीज़ें उलटना या तुम्हारा अंदाज़ है। इसकी वजह किचन अपना अपना सा लगता है। मैकडॉनल्ड चलने के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो अपने किचन को अपना अपना सा बनाने की कोशिश करते हैं? इनके यहाँ ना सिर्फ अच्छे हैमबर्गर होते हैं बल्कि इनके हैमबर्गर कुछ अपने अपने से लगते हैं। इनकी फ्रेंच फ्राइज़ नहायत उम्दा होती हैं। तो क्या हुआ अगर 1-2 चीज़ें उलट गईं? एलिट ने कहा। अच्छा खाना पकाने के लिए हाथ पांव बचा कर काम करना ज़रूरी नहीं होता। क्या अच्छी याददाश्त रखना ज़रूरी होता है? क्या ये पिसी हुई राई जो तुम सलाद की ड्रेसिंग में डालने वाले हो, इससे क्या हुआ? 1 मिनट पहले भी डाल चुके हो। वाकई? बताने का शुक्रिया। 3री मर्तबा बनाना पड़ जाता तो बहुत बुरा लगता मुझे। टीना का गूंजदार कहका सुनकर एलिट को अपनी बीवी याद आ गई। अगरचे वो कई मर्तबा से नैन्सी से मुख्तलिफ थी, लेकिन इसके साथ गुजारता हुआ वक्त नैन्सी के साथ गुजारने वाले वक्त जैसा था। इसके साथ बातें करना बहुत आसान था। वो ज़हीन थी, शगुफ्ता मिजाज थी और हसास भी। शायद अभी कोई नतीजा अखज़ करना दुरुस्त ना होता, लेकिन एलिट को लग रहा था कि किस्मत की देवी खिलाफ़े मामूल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए इसे खुशी पाने का एक दूसरा मौका दे रही है। खाना ख़त्म करने के बाद एलिट ने कॉफ़ी डालते हुए पूछा, अब भी मैकडॉनल्ड जाने का इरादा है? तुम वाकई बहुत अच्छा खाना बनाते हो। और क्या मैं तुमसे झूठ बोलता? लगता है अब मुझे अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेंगे। मेरा ख्याल है तुम अभी अभी ले लिए या तुमने अभी अभी ले लिए। अरे मुझे तो पता भी नहीं चला। टीना ने वो रात एलिट के घर ही गुजारी और एलिट को एहसास हुआ कि वो भूल ही गया था कि किसी के साथ, किसी ऐसे फ़र्द के साथ जिसके लिए दिल कुछ महसूस करता हो, अपना घर बांटने का अमल कितना खुशगवार हो सकता है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान भी चंद औरतें इसकी ज़िंदगी में आई थी और इनमें से कुछ ने इसके साथ रात भी गुजारी थी, लेकिन इनमें से कोई अब भी ऐसी ना थी जिसकी रफ़ाकत ने इसके दिल को ऐसा सुकून बख्शा हो जैसा कि टीना की मौजूदगी से हासिल हो रहा था।
जिस्म के अपने तकाज़े होते हैं, लेकिन टीना की कुर्बत पाने की ख्वाहिश की बड़ी वजह इससे बढ़कर थी। सिर्फ 4 बजे गुटी गुटी चीखों की आवाज़ से एलिट की आंख खुल गई। टीना तन कर बैठी थी, चादर इसकी मुट्ठियों में दबी हुई थी। एक भयानक ख्वाब ने इसे झटके से बेदार कर दिया था। वो कांपते हुए जिस्म और होंठों के साथ स्याह पोश का जिक्र कर रही थी, वो भयानक चेहरा जो इसके ख्वाबों में आकर इसे डराता था। एलिट ने बेड साइड लैम्प जला दिया था ताकि टीना को यकीन आ जाए कि इन दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं। टीना ने उसे ख्वाबों के बारे में बताया था, लेकिन अब तक इसे यह अंदाज़ा नहीं हो सका था कि दरहकीकत वो कितने दहशत अंगेज़ थे। डैनी की कब्र कुशाई से इस पर अच्छा असर पड़ता। कतई नज़र इस मंज़र के जो ताबूत के खुलने पर इनकी निगाहों के सामने आता। अगर डैनी की बाकियात देखने के बाद ये खून मुंजमद कर देने वाले ख्वाब बंद हो जाते तो सौदा शायद इतना महंगा नहीं था। इसने लैंप बुझाकर बड़े प्यार और नरमी से इसे दोबारा दराज होने पर आमादा कर लिया। जब तक टीना के जिस्म में दौड़ती झुरझुरियाँ बंद ना हो गईं, एलिट ने इसे अपने साथ लगाए रखा। रफ्ता रफ्ता दोनों नींद के आगोश में चले गए। नाश्ते के दौरान एलिट ने तजवीज़ पेश की कि दोपहर की इस पार्टी में टीना भी इसके साथ चले, जहां वो जज केनी बुक से कब्र कुशाई के बारे में बात करने वाला था। लेकिन टीना ने कहा कि वो अपने घर वापस जाकर डैनी के सामान की पैकिंग करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अब वो इस मुश्किल काम से ओहदा-बरा हो सकती है और घबराहट का अगला दौरा पड़ने से कब्ल वो इसे मुकम्मल कर लेना चाहती थी। आज रात हम दोनों की मुलाकात होगी ना? एलिट ने पूछा। हाँ, मैं फिर खाना पकाऊंगा। फिर तो आने की एक और वजह बन जाएगी। वो मुस्कुराई और इसके नज़दीक हो गई। बिलाखिर जब टीना अपनी गाड़ी में बैठकर रुखसत हुई तो एलिट खड़ा तब तक देखता रहा जब तक गाड़ी मोड़ मुड़कर निगाहों से ओझल ना हो गई। जाने से पहले एलिट ने इसे 15 मिनट तक सिर्फ रात के खाने के मनसूबाबंदी के बहाने रोकने को कहा था या रोक के रखा था। जब वो चली गई तो एलिट को एहसास हुआ कि वो क्यों इसे जाने से रोक रहा था। उसे डर था कि अगर आज वो चली गई तो वो दोबारा कभी इसे देख नहीं पाएगा। ऐसी मनफी बात सोचने के लिए इसके पास कोई मंतकी वजह मौजूद नहीं थी। ये बात यकीनी थी कि जो शख्स टीना को हरासा कर रहा था इसके इरादे मुतशद्दिदाना हो सकते थे, मगर टीना खुद भी ये नहीं समझती थी कि कोई संजीदा ख़तरा मौजूद है, और एलिट खासी हद तक इससे मुत्तफिक था। वो शख्स जो कोई भी था, इसका मकसद टीना को ज़हनी और रूहानी अजियत में मुब्तला करना था, लेकिन वो इसकी मौत नहीं चाहता था क्योंकि इस सूरत में इसके लुत्फ़ का सामान ख़त्म हो जाता। इसके जाने के बाद एलिट को जो खौफ महसूस हुआ था वो सरासर तोहम पर मबनी था। उसे यकीन था कि टीना की आमद की बदौलत इसे बहुत जल्द, बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई है। उसे लग रहा था कि किस्मत इसे एक और धचका देने की तैयारी कर रही है। उसे लग रहा था कि नैन्सी की तरह टीना भी इससे छीन ली जाएगी। इस खौफनाक पेशबीनी को जहन से छटकने की कोशिश करता हुआ वो घर में दाखिल हुआ। इस 1.5 घंटा लाइब्रेरी में गुजारा, कानूनी मुकदमात की किताबों की वर्क गर्दानी की, कब्र कुशाई के हवाले से नज़ायर तलाश किए। अदालती मौक़िफ़ पर यह था कि किसी लाश को किसी ज़रूरी कानूनी वजह के बगैर कब्र से सिर्फ इंसानी हमदर्दी की वजूहात के तहत निकाला जाएगा, और वो भी मरहूम के मखसूस पसमंदगान की रजामंदी के साथ। एलिट को नहीं लगता था कि हेयर अलडकेनी बुक की तरफ से उसे किसी मसले का सामना होगा, और ये भी कि जज इस हवाले से इससे नज़ायर की कोई फहरिस्त तलब करेगा। कब्र कुशाई का मामला सीधा साधा और बेज़रर था, लेकिन वो तैयारी के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आर्मी इंटेलिजेंस की मुलाजमत के दिनों केनी बुक एक मुनसफ मिजाज अफसर हुआ करता था, लेकिन हमेशा अपने मातहतों से 100% कोशिश का मतकाजी रहता था। 1 बजे अपनी मर्सिडीज़ में बैठकर वो सनराइज़ माउंटेन में मुनक्किद होने वाली नई साल के पहले दिन की पार्टी में पहुंचा। आसमान पर शफाफ नीलाहट छाई हुई थी और एलिट ने सोचा कि काश मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं अपने सेस्ना जहाज़ को लेकर इस आसमान की मुसाफ़तों पर निकल जाता या मुसाफ़तें नाप सकता। हवाबाजी के लिए यह मौसम नहायत साजगार था।
इतवार के रोज़ कब्र कुशाई के काम से फारिग होने के बाद टीना को एक दिन के लिए एरिज़ोना या लॉस एंजलिस ले जाने के बारे में सोचा जा सकता था। पार्टी पहाड़ी ढलान के वसत में वाक़े एक वसी और इस घर में मुनक्किद की जा रही थी। पाई बाग में 7 फुट लंबे स्विमिंग पूल के एक किनारे पर पंखे की शक्ल में एक शामियाना लगाया गया था जो 3 तरफ से बंद था और इसके खुले हिस्से का रुख घर की जानिब था। 18 साजंदों पर मुश्तमिल ऑर्केस्ट्रा शामियाने के अकब में बैठा मौसीकी की धुनें बखेर रहा था। घर के बाहर कमोबेश 200 मेहमान इधर उधर मंडला रहे थे और 100 मेहमान घर के मुख्तलिफ कमरों में समाये हुए थे। कई चेहरे एलिट के लिए जाने पहचाने थे। आधे मेहमान तो वकील और इनकी बीवियां थी, अगरचे कानून की गैर जानिबदारी के अलंबरदार उसे देखकर या उन्हें देखकर नाक मुँह चढ़ाते। लेकिन इस पार्टी में वकलाए इस्तगासा, वकलाए दिफा, टैक्स अटॉर्नी और फौजदारी वकील और कारपोरेट वकील सब एक दूसरे के साथ घुले मिले हुए थे और इन्हीं में वो जज भी थे जिनके सामने वो हर दिन अपने मुकदमात की समाअत के लिए पेश होते थे। लॉस वेगास का अपना अदालती असलूब और मियारियात था। यहाँ थे 15-20 मिनट बाद एलिट को हीर एलेड केनी बुक मिल गया। केनी बुक एक दराज कामत तुर्श रो शख्स था जिसके घुंघराले बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने गर्मजोशी के साथ एलिट का इस्तकबाल किया और दोनों अपनी मुश्तरका दिलचस्पियों यानी हवाबाजी, तबाखी और कश्ती रानी के बारे में बातें करने लगे। एलिट दर्जन भर वकीलों की हद समात के अंदर रह कर केनी बुक से कोई फरमाइश नहीं करना चाहता था और घर के अंदर कोई ऐसी जगह ना थी जहां वो अलहदगी में बातचीत कर सकते। दोनों घर से बाहर निकल कर गली में टहलते हुए बातें करने लगे। केनी बुक ने दिलचस्पी के साथ एलिट का मुद्दा सुना जो इसने खासे ढके छुपे अल्फाज में बयान किया था। एलिट ने बेरहमाना शैतानियों के बारे में इसे कुछ न बताया क्योंकि इससे बात गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा हो जाती। उसे अब भी यकीन था कि कब्र कुशाई के बाद जब डेनी की मौत पाया सबूत को पहुंच जाएगी तो इसके बाद निजी सुराग रसानी के किसी अच्छे अदारे की खिदमत हासिल करके ये हरकतें करने वाले को बड़ी आसानी और जल्दी से पकड़ लिया जाएगा। इस वक्त जज को सुनाने के लिए और ये जिताने के लिए कि अचानक कब्र कुशाई इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है, एलिट ने टीना के कुर्ब और वहशत की बराह रास्त वजह अपने बच्चे की लाश को देख ना पाना करार दिया और इस हवाले से किसी कदर मुबालगा राय से भी गरेज ना किया। हीर एलेड केनी बुक का चेहरा हमेशा बेतासुर रहता था, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि टीना के हवाले से इसके दिल में हमदर्दी का कोई जज्बा पैदा हुआ है या नहीं। एलिट की बात सुनकर वो कमोपेश 1 मिनट तक गहरी सोच में डूबा रहा। बिलाखिर उसने कहा, बाप का कहीं जिक्र नहीं आया। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम ये सवाल नहीं पूछोगे। ओह, केनी बुक ने सिर्फ इतना कहा, बाप मुखालफत करेगा। तुम्हें यकीन है? हाँ। मजहबी बुनियादों पर? नहीं, बच्चे की मौत से कुछ ही अरसा कबल दोनों के दरमियान नहायत तल्ख हालात में तलाक हुई थी। माइकल एविंस अपनी साहब का बीवी से नफरत करता है। ओह, मतलब ये कि वो सिर्फ अपनी बीवी को तकलीफ़ देने के लिए कब्र कुशाई की मुखालफत करेगा। बिल्कुल दुरुस्त, एलिट ने कहा। और कोई वजह नहीं? कोई जायज़ वजह नहीं? फिर भी मुझे बाप की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना होगा। जब तक मजहबी हवाले से कोई एतराज़ ना हो, कानून को ऐसे मुकदमात में वालिदैन में से सिर्फ एक की इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद इस मामले में हर किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर बाप को मुखालफत करने का मौका मिल गया, एलिट ने कहा, तो कवी इम्कान है कि एक भरपूर कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसमें अदालत का बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। मेरे लिए ये बात पसंदीदा ना होगी, केनी बुक ने सोचते हुए कहा। अदालत पर पहले ही हद से ज़्यादा बोझ है। हमारे पास ना खातिर ख्वाह जज है और ना खातिर ख्वाह माली वसाइल। सिस्टम बोझ तले दबा बुरी तरह करा रहा है और जब सारी धूल उड़ के बैठ चुकेगी और फिर सारी धूल उड़ के बैठ चुकी होगी, एलिट ने कहा, तो मेरी मोक्कला को कब्र कुशाई का हक वैसे भी मिल जाएगा। गालबन, यकीनन, एलिट ने कहा। इसका शौहर महज बुग़्ज़ के तहत रुकावटें खड़ी करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। अपनी साबका बीवी को अज़ियत देने के लिए वो अदालत के कई दिन ज़ाया कर देगा और आखिरी नतीजा वही होगा जो इसे मुखालफत का मौका ना देने की सूरत में निकलेगा। ओह, केनी बुक ने कहा। इसकी पेशानी पर
खफीफ सी शिकन नज़र आ रही थी। वो गली के आखिर पर रुक गई। केनी बुक सुरमे की सूरज की तरफ चेहरा करते हुए आंखें बंद कर लीं। बिलाखिर इसने कहा, तुम चाहते हो कि मैं इस केस को पहिए लगाऊं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि माँ की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई का हुक्म जारी कर दिया जाए। कानून इसकी इजाज़त देता है। लगता है तुम्हें हुक्मनामा फ़ौरन चाहिए। अगर हो सके तो कल सुबह और कल दोपहर तक तुम कब्र कुशाई करवा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के रोज़, इससे पहले कि बाप किसी दूसरे जज से हुक्म इम्तनाई हासिल कर सके। अगर कोई रुकावट दरपेश ना हुई तो शायद बाप को कभी इस बारे में पता ही ना चले। ओह, इसमें सब का फ़ायदा है। अदालत का बहुत सा वक्त और मेहनत बचेगी। मेरी मौकला को बहुत से गैर ज़रूरी कुर्ब अज़ियत से नहीं गुजरना पड़ेगा और इसके शोहर को भी कानूनी कार्रवाई की मद में एक खती रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी, जिसे खर्च करके भी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओह, केनी बुक ने फिर कहा। दोनों वापस घर की तरफ आने लगे, जहाँ पार्टी के शोर-गुल में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा था। आधे रास्ते में केनी बुक ने आखिर का कहा, मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कितनी देर? तुम सारी दोपहर यहीं रहोगे? शायद नहीं। इतने सारे वकीलों के होते हुए छुट्टी भी काम ही लगती है ना? यहाँ से घर जाओगे? केनी बुक ने दरियाफ्त किया। हाँ। ओह, इसने माथे पर ढिलक आने वाली एक लेट को पीछे किया। फिर आज शाम मैं तुम्हें घर फ़ोन करूँगा। कम से कम इतना ही बता दो कि तुम्हारा झुकाव किस तरफ है। मेरे ख्याल में तुम्हारी तरफ। तुम्हें पता है मैं दुरुस्त कह रहा हूँ हैरी? केनी बुक मुस्कुराया। मैंने तुम्हारी बहस सुन ली है वकील भाई, अभी बात यहीं पर छोड़ दो, मुझे इस बारे में सोचने का मौका दो, शाम को बात होगी। कम से कम केनी बुक ने इनकार नहीं किया था। फिर भी एलिट को ज़्यादा और ज़्यादा या जल्द और ज़्यादा इत्मीनान बख्श जवाब की तवक्का थी। वो जज से कोई बड़ा तकाजा नहीं कर रहा था। इसके अलावा दोनों के दरमियान इतने पुराने ताल्लुकात थे कि वो जानता था कि केनी बुक एक एहतियात पसंद आदमी है, लेकिन हद से ज़्यादा एहतियात पसंद नहीं। इस निस्बतन ज़्यादा सादा से मामले में इसकी हिचकिचाहट पर एलिट को हैरत हुई, मगर इसने मज़ीद कुछ ना कहा। केनी बुक के फ़ोन का इंतज़ार करने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था।